Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Aircraft Accident Investigation Bureau, AAIB. This topic is important from our syllabus GS paper 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो सिलेबस में दिया हुआ एक टॉपिक स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। साथ ही साथ जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। केस स्टडीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। आप सबको पता है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश कर गई ऑन अ बिल्डिंग, जिसमें लगभग सारे ही लोग मारे गए, एडिशनल कोलैटरल डैमेजेस भी हुए। तो मोर देन 270 पीपल हैव डाइड। इस तरीके के एक्सीडेंट्स पहले भी हुए हैं, एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स। तो जब भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स हों, एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट्स हों, तो उसमें कौन सी बॉडी इन्वेस्टिगेट करती है बिहाइंड द रियल रीजन ऑफ द एक्सीडेंट, उसके बारे में समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्या क्या लैप्सेस हुए हैं हाल फिलहाल में, कहाँ कहाँ पे रूल्स वॉलेट हुए हैं कहीं ना कहीं, जिस कारण से एविएशन सेक्टर में एक्सीडेंट्स के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी कोई एविएशन रिलेटेड एक्सीडेंट होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने वाली बॉडी है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, इंडियाज ऑफिशियल बॉडी टू इन्वेस्टिगेट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स। अगर कोई मेजर दुर्घटना नहीं भी होती है, अगर कोई छोटी मोटी घटना होती है जिससे अगर कोई बड़ी घटना हो सकती थी, तो ऐसे इंसिडेंट्स को भी AAIB इन्वेस्टिगेट करता है। AAIB वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इट इज एन ऑटोनोमस इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी विच आई टोल्ड यू वर्क्स इन अ ऑटोनोमस मैनर। अभी हाल फिलहाल में जब से एयर इंडिया का AI-171 प्लेन क्रैश हुआ है, तब से एक डिमांड चल रही है कि सिर्फ इस इवेंट को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, ओवरऑल एविएशन सेक्टर के अंदर क्या क्या लैकुनास या फ्लॉज चल रहे हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाए। तो AAIB की इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ब्रॉड है, नॉट जस्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस पर्टिकुलर केस बट फाइंड द रियल लैकुने इन एंटायर एविएशन सेक्टर। बट AAIB के फंक्शनिंग से लेकर के काफ़ी डाउट्स हैं कि क्या AAIB वाकई तौर पे जो सिस्टेमिक चैलेंजेस हैं एविएशन सेक्टर में उसको आइडेंटिफाई करके आयरन आउट कर पाएगी कि नहीं, उसको लेकर के देयर आर सम डाउट्स बीइंग रेज्ड। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो AAIB है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ही आता है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिविल एविएशन से रिलेटेड तमाम रूल्स लॉज को रेगुलेट करती है। रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हम लोग इकोनॉमी की क्लास में पढ़ते हैं। देयर आई टोल्ड यू कि RBI इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंकिंग सेक्टर, जैसे सेबी इज रेगुलेटरी सेक्टर ऑफ स्टॉक मार्केट। तो वैसे ही सिविल एविएशन जो हम लोग जो पैसेंजर या फिर कार्गो रिलेटेड एविएशंस हैं उन सब से रिलेटेड नियम कानून बनाता है DGCA, ये उसका रेगुलेटरी बॉडी है। DGCA भी आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो ये जो पर्टिकुलर क्रैश हुआ है इसमें कहीं ना कहीं DGCA के अंदर कुछ लैप्सेस के चांसेस होंगे। अब DGCA में अगर लैप्सेस होंगे, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है AAIB, और दोनों बॉडीज आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बिहाफ पे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी उठ रही है। मतलब अगर DGCA के केस में के बिहाफ पे कुछ लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं अप्रूवल देने में कुछ लैप्स हुआ है, हो सकता है कुछ करप्शन के केसेस हो, ब्राइबरी दे करके फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया हो, तो DGCA पे जब क्वेश्चन उठेगा तो अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी विल बी रेज टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑल्सो, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ही काम करता है AAIB जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन को जो AAIB लीड कर रहा है उसको सप्रेस कर दे, उसके फैक्ट्स को जनता तक ना आने दे। तो दैट सिचुएशन इज अराइजिंग।
the case of conflict of interest, because both these bodies ultimately come under Ministry of Civil Aviation. Plus, there is lack of autonomy also to AAIB. As I told you, though it has been created as per a law, Aviation Act of 2012, AAIB को एक कानून की मदद से बनाया गया है. But for all basic approvals and functioning, AAIB depends upon Ministry of Civil Aviation. तो इसके पास कोई खास autonomy है नहीं. Transparency and accountability will also not be clearly established. There will be possibility, or there is possibility of suppression of data, facts, and there won't be any clear conclusion as it has happened in the past. AAIB कुछ रिपोर्ट देता है, बाद में उसको घुमा फिरा दिया जाता है और कोई क्लियर कंक्लूजन निकल कर नहीं आता है कि आखिर क्यों ऐसी एक्सीडेंट्स हुए. साथ ही साथ हमें ओवरऑल जो सिविल एविएशन के अंदर ये जो सिस्टम है एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का, उसको ओवरहॉल करना होगा, उसको बदलना होगा. राइट नाउ आवर सिस्टम इज of investigation post accident. We need to have a preventive safety system कि ऐसी घटनाएं हो ही नहीं. इसके लिए हमें हमारी जो एजेंसीज हैं उनको प्रोएक्टिव बनाना होगा. साथ ही साथ हाल फिलहाल में कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स पर इतना फोकस किया जा रहा है सिविल एविएशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉमर्शियल गेन्स के चक्कर में केसेस ऑफ ओवरलोडिंग is being ignored या under reported. That may be also a factor behind this recent incident या accident. एक और कानून है जिसको आपको ध्यान रखना है, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934. इस एक्ट के अंतर्गत अगर मान लीजिए कि कोई एविएशन रिलेटेड ऑफिसर है, पर्सनल है, अगर वो कोई एरर रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे गलती हुई है, हमारी टीम से या हमसे गलती हुई है, तो उस केस में पूरी टीम को पेनलाइज किया जा सकता है. तो बेसिकली जो विसिल ब्लोअर है, जो किसी लैकुने को हाईलाइट कर रहा है, उसको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है एज पर एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934. मतलब दिस एक्ट कैन पोटेंशियली पेनलाइज एविएशन पर्सनल फॉर एरर्स. अगर किसी से गलती होती है तो उस केस में अगर वो इंसान रिपोर्ट करता है कि हमसे, हमारी टीम से गलती हुई है, तो उस केस में वो पूरी टीम को पेनलाइज किया जा सकता है. तो कहीं ना कहीं एक मतलब खुद ही ये कॉन्ट्राडिक्टरी कानून है. अब आप ही बताइए, व्हाई एनीवन विल रेज सच कंसर्न कि हमारी टीम से यहाँ गलती हुई, तो लोग एरर को छुपाने में लग जाते हैं. सॉल्यूशन क्या है? जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मेंस के आंसर लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि जो प्रॉब्लम्स हैं वहीं पे सॉल्यूशन छुपा है. जैसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो सीधा सीधा सॉल्यूशन है कि AAIB को हम लोग एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बना दें. एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए. तो मतलब AAIB के लिए एक अलग से कानून बना करके इसके पावर, फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शंस को अलग से डिटेल कर दिया जाए ताकि इसकी ओवर डिपेंडेंसी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ना हो. एयरक्राफ्ट एक्ट को अमेंड किया जाए ताकि इसके अंतर्गत जो ऑफिसर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, विसिल ब्लोइंग कर रहे हैं, उनका पेनलाइजेशन अननेसेसरीली ना हो. तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हर एक पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है. जो प्रॉब्लम्स आपने रट लिए वहीं से आप सॉल्यूशन बना करके भी या वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं. प्रिवेंटिव सिस्टम चाहिए, ठीक है. एयरक्राफ्ट एक्ट को अमेंड करना है, AIB को अलग से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनानी है, उसके लिए अलग से कानून बनाया जा सकता है. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ गुड आंसर. सवाल देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. AIB के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए. यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडियाज सिस्टम ऑफ एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक्स ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइजिंग एविएशन सेफ्टी क्रिटिकली एग्जामिन. तो भारत के अंदर जो एविएशन सेक्टर में जो एक्सीडेंट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, उसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है. तो आपको बताना है कि रिसेंट इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से एविएशन सेफ्टी हैज़ बीन अंडर फायर या क्वेश्चन. भारत में एविएशन सेफ्टी को लेकर के पूरा एक सिस्टम है, स्ट्रक्चर है. उसमें आप बताइए AAI के बारे में, DGCA के बारे में बताइए कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, AAIB जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है. बट फिर बताइए कि देयर आर सम कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू एविएशन सेफ्टी.
और फिर ये सब 6 पॉइंट्स बता सकते हैं। एविएशन सेफ्टी एक्सीडेंट से रिलेटेड सम कंसर्न्स हैं, कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू एविएशन सेफ्टी या एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। फिर ये 6 पॉइंट लिखिए। फिर सजेस्टेड रिफॉर्म्स में बताइए कि एक डेडिकेटेड लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसके अंतर्गत डीजीसीए को एंड एआईबी को एक फुल ऑटोनॉमी दी जाए, अलग से उनको अथॉरिटी दी जाए, जैसे रेलवे के अंदर होता है। देयर इज अ सेपरेट बॉडी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, which comes under Ministry of Railway, but it is a very powerful autonomous body which investigates the cases of railway accident. विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्शन देना है बाय अमेंडिंग दिस लॉ। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि विसिल ब्लोअर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कंक्लूजन में आप ये बात जरूर लिखिएगा कि हमें पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस करना चाहिए अगर हमें अपने देश के एविएशन सेक्टर को सपोर्ट करना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन कमिंग डिकेड। इस तरीके का कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैरीटाइम एक्सीडेंट्स। तो मैरीटाइम एक्सीडेंट्स के केस में क्या क्या इंटरनेशनल लॉ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग IMO, International Maritime Organization, and important conventions under IMO. Important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. देखिए करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हाल फिलहाल में 2 शिप्स जो है इंटरनेशनल शिप्स दे हैव मेट विद एक्सीडेंट नियर केरला कोस्ट। एक MV HANI ISAI 502। अगर आप नाम याद रख पाते हैं तो बहुत बढ़िया है। मेंस में अगर फैक्चुअल बातें आप पुट कर पाते हैं तो इट गिव्स एन एडवांटेज, ठीक है। नहीं भी याद कर पाते तो चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाता है। सो 2 शिप्स हाल फिलहाल में, एक सिंगापुर बेस्ड शिप और एक लाइबेरियन कंटेनर शिप, बोथ मेट एक्सीडेंट एट केरला कोस्ट। अब इस कारण से अब एक इस साल सिविल एविएशन तो न्यूज में है ही है, मैरीटाइम सेफ्टी ऑल्सो इज न्यूज, मैरीटाइम शिपिंग सेफ्टी इज ऑल्सो इन न्यूज। तो मैरीटाइम शिपिंग की सेफ्टी को इंश्योर कराने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका नाम है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी और इसका काम है टू रेगुलेट इंटरनेशनल शिपिंग। IMO currently list India amongst top 10 states with largest interest in international seaborne trade, क्योंकि भारत का खूब सारा सी रूट से रिलेटेड ट्रेड होता है, तो इसी कारण से इंडिया हैज बीन कैटेगराइज्ड एज टॉप 10 कंट्री विथ लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सीबोर्न ट्रेड। IMO जो है वो इंटरनेशनल शिपिंग को रेगुलेट करता है, तो इंटरनेशनल शिपिंग को अलग अलग पर्सपेक्टिव से रेगुलेट करता है। वहाँ से पॉल्यूशन कितना आ रहा है तो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, उनकी सेफ्टी अगेंस्ट पायरेसी एंड ऑल, एक्सीडेंट्स के केस में जो डैमेजेस होते हैं कोस्टल एरियाज के इकोसिस्टम को उसको देखता है, एक्सीडेंट के केस में लाइबिलिटीज किसकी बनती है, कौन कंपनसेशन पे करेगा, इन सब से रिलेटेड नॉर्म्स रेगुलेशंस बनाता है IMO। IMO का हेडक्वार्टर इन लंदन UK एंड 175 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ IMO। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर सिंस 1959। तो IMO इम्पॉर्टेंट क्यों है, कुछ बेसिक मेंस पर्सपेक्टिव से पॉइंट्स बनाना आपको आना चाहिए। देखिए IMO इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दुनिया का ज़्यादातर जो ट्रेड है 80% से ज़्यादा ट्रेड है वो शिपिंग के थ्रू होता है। दैट इज़ वाई IMO इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रेगुलेट्स मैरीटाइम शिपिंग। जो SDG गोल नंबर 14 है, लाइफ बिलो वाटर, उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना, उस डायरेक्शन में IMO काम करता है। तो मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप SDG 1 to 17 रट लीजिए एंड आई प्रॉमिस यू देन सी द बेनिफिट। आप किसी भी आंसर के कंक्लूजन में या इंट्रोडक्शन में आप SDG का जिक्र कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से वो सेट हो ही जाएगा। गवर्नेंस रिलेटेड अगर टॉपिक है तो SDG नंबर 1 पॉवर्टी, हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। इन्वायरमेंट रिलेटेड है तो क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये सब आप कोट कर सकते हैं। तो SDG नंबर 14 जो हमारा लक्ष्य है उसको अटेन करने में कहीं ना कहीं IMO इज इंस्ट्रूमेंटल। ब्लू इकोनॉमी मतलब सस्टेनेबल यूज ऑफ मैरीटाइम रिसोर्सेज, उसको अश्योर करने में, अटेन करने में IMO इज हेल्पफुल। मैरीटाइम पॉल्यूशन ड्यू टू शिप ब्रेकिंग, स्पिल डिजास्टर में भी IMO इज इम्पॉर्टेंट। सम ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो IMO के अंतर्गत फाइनलाइज किए गए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस मतलब इंटरनेशनल लॉज फाइनलाइज्ड अंडर IMO। पहला है मारपोल, मारपोल कन्वेंशन, मैरीटाइम पॉल्यूशन, शॉर्ट में कहें तो मारपोल स्टैंड्स फॉर मैरीटाइम पॉल्यूशन।
इट इज एन इंटरनेशनल लॉ दैट डील्स विद पॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम शिप्स। अभी चूंकि वी आर गेयरिंग अप फॉर मेंस, राइट, सो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में मैं नहीं घुसूंगा, जैसे यहाँ पे सिर्फ मार्पोल बोल दिया। अभी जब मैं अगले साल प्रीलिम्स का रिवाइज करवाऊंगा, तो जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के नोट्स में बना करके आपको रिवाइज करवाऊंगा, वहां पे फिर मैं बताऊंगा डिटेल में कि मार्पोल के क्या प्रोविजंस हैं एंड ऑल। Right now, we will be seeing the broader ideas for next 2-3 months. But students who are preparing for next year prelims, they need not to worry. When I will give you revision, then I will get into details. तो कहीं कहीं पे आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, कहीं कहीं पे मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि राइट नाउ मेन फोकस विल बी ऑन द मेन साइड। बट प्रीलिम्स के भी बातें हम लोग देखते रहेंगे। कुछ तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि आईएमओ के अंदर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है मार्पोल, मैरीटाइम पॉल्यूशन से डील करता है, इंडिया इज पार्ट ऑफ इट। फिर है सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। नाम से आपको समझ आ रहा है कि ओशनिक एरियाज के अंदर सेफ्टी को, खासकर मर्चेंट शिप से रिलेटेड सेफ्टी को ये इंश्योर करता है कि कहीं पायरेट्स का अटैक ना हो जाए, कहीं उस पे कहीं उसको वेंडलाइज ना कर दिया जाए, तो ये सब देखता है, ये सब इंश्योर कराता है सोलास, दिस कन्वेंशन। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बट देर इज वन मोर कन्वेंशन, बैलास्ट वाटर कन्वेंशन। अब बैलास्ट वाटर होता क्या है? बड़े बड़े शिप्स के अंदर नीचे साइड में वाटर फिल किया जाता है ताकि शिप का एक अच्छा खासा हिस्सा पानी के अंदर सबमर्ज रहे और शिप अपना बैलेंस बना पाए। इसको कहा जाता है बैलास्ट वाटर। अब बैलास्ट वाटर के कारण इन्वेसिव स्पीसीज का प्रॉब्लम राइज होता है। यू सी व्हाट हैपेंस कि मान लीजिए अमेरिका से एक शिप आ रहा है भारत में, तो अमेरिका में उस शिप ने अपने बॉटम साइड में बैलास्ट वाटर फिल किया। अब बैलास्ट वाटर जब फिल किया जाता है तो वाटर के साथ साथ कई सारे वाटर रिलेटेड स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज भी उस बैलास्ट वाटर में इंटर कर जाते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिक स्पीसीज भी उस बैलास्ट वाटर में इंटर कर जाते हैं। अब वो सिर्फ अमेरिका से भारत पहुंचा, भारत के कोस्ट पे उस बैलास्ट वाटर को अगर रिलीज कर दिया गया तो वो छोटे छोटे स्पीसीज जो हैं इंडियन कोस्ट पे रिलीज हो गए। And suppose these species are invasive with respect to the local ecosystem, they start killing the local species of Indian coast, तो इस केस में उनको कहा जाएगा invasive species. Ballast water convention at IMO is also there, which deals with management of ballast water in order to curb the rise of invasive species associated with ballast water. India is not signatory of this ballast water convention. Plus there is hazardous and noxious substance convention, HNX, कि मान लीजिए कि कोई शिप डैमेज हो जाता है और उससे कुछ हजार्डस या नॉक्सियस सब्सटेंस, जो मान लीजिए केमिकल सब्सटेंस है, वो रिलीज हो जाता है, तो आसपास के लोकल इकोसिस्टम को डैमेज होता है, तो उस केस में कंपनसेशन कौन भरेगा, कितना भरेगा, उन सब से रिलेटेड एक कन्वेंशन है, दिस HNS कन्वेंशन ऑफ 2004। अगेन इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस HNS कन्वेंशन। IMO के रिस्पेक्ट में ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा था, सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट रोल ऑफ आईएमओ। कभी कभार आपसे प्रश्न पूछते टाइम में क्या करेंगे कि एक लाइन ऐसे ही दे देंगे, आपको देख के लगेगा कि यार ये तो सवाल है भी नहीं, ये तो बस एक स्टेटमेंट है, इसका मैं क्या ही जवाब दूं। लेकिन आपको उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इलैबोरेट करना है। सी दिस स्टेटमेंट इज देयर, इट इज नॉट अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ, येट यू हैव टू इलैबोरेट अ लिटिल बिट। सी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब आप समझ लीजिए जहां पे हम रह रहे हैं, हमारी दुनिया में सी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको इसको इलैबोरेट करना है। तो बेसिकली आपको कहना है कि सी इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट एज वेल एज जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। अर्थ के क्लाइमेट को तो रेगुलेट करता ही है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीटिंग से या कूलिंग से तो बचाता ही है, बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करता ही है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड में भी सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से दो लाइन लिख करके आपने इस स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई कर दिया। एंड देन यू गेट बैक टू द क्वेश्चन, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट रोल ऑफ आईएमओ इन प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट एंड एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो आईएमओ का रोल मैरीटाइम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। मैरीटाइम एनवायरमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन है मार्पोल, मैरीटाइम पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है सोलास। ये तो आपको यहीं पे रटाया मैंने। उसके अलावा आपको एक और बात अगर याद रहे तो अच्छा है कि आईएमओ में एक और फैसला लिया गया है कि शिपिंग से होने वाला जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको 50% कट डाउन कर देना है बाय 2050 विथ रिस्पेक्ट टू 2008 लेवल। बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन इज ऑल्सो देयर इन ऑर्डर टू कर्ब द राइज ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज विथ रिस्पेक्ट टू बैलास्ट वाटर। अब यहाँ पे ये तो पूछा नहीं है कि कौन कौन से ऐसे कन्वेंशन है जिसका भारत सिग्नेटरी है। भारत बैलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है, बट प्रश्न जेनेरिक है
कि आईएमओ पे कौन कौन से कन्वेंशन है फॉर इन्वायरमेंट, फिर दूसरा कंपोनेंट है कि आईएनओ के कौन कौन से कंपोनेंट है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है कि आईएमओ का रोल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो ओशनिक एरियाज में सेफ्टी सिक्योरिटी में क्या रोल है. तो इस क्वेश्चन में पहला कंपोनेंट तो ये है, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलाबोरेट करना. उसके अलावा आईएमओ का रोल इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इनहेंसिंग मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी, ये आपको आइडेंटिफाई करके दोनों पार्ट को डील करना है. मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आई टोल्ड यू अबाउट सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी. एंड देन देयर इज वन मोर, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, which has been adopted by IMO to deal with the problem of piracy. भारत के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडिया मैरीटाइम विजन 2030 एंड सागरमाला इनिशिएटिव विच एम्स एट मेकिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड डेवलप इफेक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी एंड रिवराइन रूट्स. तो ये जो लक्ष्य है भारत का, उसमें कहीं ना कहीं आईएमओ हैज बीन सपोर्टिव, ऐसा आप कुछ कंक्लूजन में लिख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डीएनए एनालिसिस मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिमेन्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ अहमदाबाद में, वहां पे अब सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल करके आ रहा है कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी बॉडीज को उनके रिलेटिव्स को हैंड ओवर किया जाए इन रेस्पेक्टफुल मैनर, क्योंकि बॉडीज जो हैं वो काफ़ी डीजेनरेट हो गई हैं इस एक्सीडेंट के बाद. तो बॉडीज को आइडेंटिफाई करना और फिर उसको हैंड ओवर करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज निकल करके आ रहा है. इसमें जो हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं डीएनए एनालिसिस मेथड का, जिसमें फैमिली मेंबर्स के डीएनए को मैच करके और फिर बॉडीज को आइडेंटिफाई करके हैंड ओवर किया जा रहा है. तो डीएनए एनालिसिस मेथड इज इन न्यूज एंड इट मे बी आस्क्ड सेपरेटली एज अ क्वेश्चन. सबसे पहले समझते हैं डीएनए होता क्या है. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इट्स अ हेरिडेटरी मटेरियल. हेरिडेटरी मटेरियल मतलब हमारे पेरेंट्स से हमको मिलता है एंड इट इज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड में होता है, इस तरीके से होता है डबल हेलिकल स्ट्रैंड, 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स आर देयर. और उसमें एक रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं डीएनए के अंदर, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड. ये है रिपीटिंग यूनिट, जिसको कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड. अब डीएनए के अंदर आप जो ये डबल हेलिक्स देख रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट विच कैन बी नोन एज बैकबोन ऑफ डीएनए. और बीच में इस तरीके से जो आप लैडर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, these are known as nitrogenous base and there are 4 components of nitrogenous base: adenine, thymine, cytosine and guanine. अब डीएनए मेनली हमारे बॉडी में 2 जगह मिलता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ द सेल में मिलता है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है. न्यूक्लियस डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लियर डीएनए, जो न्यूक्लियस में मिलता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर डीएनए, और जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. अब डीएनए को मैच करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके का है. डीएनए एनालिसिस मेथड वो अलग अलग तरीके का है. तो कुछ बेसिक नाम याद रखिए. अगर मेंस में जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में पूछ लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डीएनए एनालिसिस मेथड, तो आपको ये सब लिखना होगा. एक होता है शॉर्ट टैंडेम रिपीट एनालिसिस, एसटीआर एनालिसिस. हमारा जो डीएनए होता है उसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस इस तरीके से होता है. अब नाइट्रोजन बेस में 4 तरीके के नाइट्रोजन होते हैं, सी टी ए जी, राइट. लेकिन आप जब देखोगे कि नाइट्रोजन बेस का अरेंजमेंट कैसे है, सी टी ए जी, जी ए टी ए, जी ए टी ए, जी ए टी ए, जी ए टी ए, तो जी ए टी ए जो है, ये जो 4 में से 3 नाइट्रोजन बेस हैं, गिनीन, एडेनिन, थाइमीन एंड एडेनिन. तो ये जो जी ए टी ए है, ये अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग नंबर्स में रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान में जीएटीए उसके डीएनए में 8 बार रिपीट होगा, तो उसके डीएनए में सिर्फ 8 टाइम्स ही बार बार रिपीट मिलेगा. ठीक है. किसी के इंसान में 9 बार रिपीट मिलता है, किसी के अंदर 9 बार है, पार्टिसिपेंट 3 में भी 9 बार है, किसी के अंदर 10 टाइम्स है. सो इन 4 नाइट्रोजन बेस में से जो 3 का कॉम्बिनेशन बनता है जीएटीए, नाइट्रोजनस बेस, एंड इट गेट्स रिपीटेड.
but in some individuals it get repeated for the 4 times, some other may get repeated by 7 times, 8 times, 9 times, 10 times। तो उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे आज मेरे बॉडी में मेरा न्यूक्लियर डीएनए निकाल करके अगर पहचान लिया गया कि मेरे बॉडी में जीएटीए जो है वो 7 टाइम्स रिपीट होता है, तो लाइफ के किसी भी टाइम में अगर मेरे बॉडी से न्यूक्लियस निकाल करके वो 7 टाइम्स रिपीटिशन पहचाना जा सकता है, और इस तरीके से पहचानने की कोशिश की जाती है। सो एसटीआर, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, दैट पार्ट इज ऑल्सो वीकर सेगमेंट फॉर मी एज वेल। तो मैंने यहाँ पे अपनी भरपूर कोशिश की है अपने आप से समझने की, खुद से समझने की, और जितना मुझे समझ आया है मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, हु हैव एक्सपर्टीज इन दिस एरिया, दे कैन फर्दर ऐड इन द कमेंट सेक्शन। फाइन। सो दिस इज माय लिमिटेड नॉलेज। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास्ड बाय मदर टू हर चिल्ड्रेन। सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को आइडेंटिफाई करके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इस तरीके का कुछ होता है, उसका मैचिंग करके मैटरनल डीएनए टेस्टिंग किया जा सकता है। किसी भी इंसान की माँ कौन है या उनके मैटरनल साइड से कौन है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस की जाती है। फिर वाई क्रोमोसोम एनालिसिस की जाती है इन ऑर्डर टू डू पैटर्नल डीएनए टेस्टिंग, क्योंकि फादर से ही तो वाई क्रोमोसोम मिलता है, मदर के अंदर तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है। देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन एनी इंडिविजुअल, उसमें से 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल के लिए सिमिलर होते हैं। जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के लिए होता है एक्स एक्स, वाइल मेल के लिए होता है एक्स वाई। तो ये जो दो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, इनके जो चाइल्ड होंगे उसमें अगर अगर मेल चाइल्ड होता है तो उसका एक्स जो होगा वो मदर से आएगा और वाई जो होगा वो फादर से आएगा। तो वाई क्रोमोसोम अगर किसी भी इंसान के अंदर है तो यानी कि वो मेल है, और उसका जो वाई आया है दैट हैज कम फ्रॉम द फादर। तो वाई क्रोमोसोम एनालिसिस डीएनए में करके हम लोग पैटर्निटी टेस्टिंग कर पाते कि हु इज फादर ऑफ ए पर्सन। तो जो बेसिक बातें मुझे समझ आई हैं कि एसटीआर एनालिसिस में जीएटीए कितनी बार रिपीट हुआ है वो आइडेंटिफाई करके डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, इंसान को पहचाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में मदर से मैच कराया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का डीएनए, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज डायरेक्टली टेकन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम मदर। एंड वाई क्रोमोसोम एनालिसिस इज फॉर पैटर्निटी टेस्टिंग। बट ये जो डीएनए एनालिसिस मेथड है इसमें काफ़ी वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि बॉडीज काफ़ी ज़्यादा डीजेनरेट हो जाती है, फ्रैगमेंट हो जाती है। इस केस में भी हाई टेम्परेचर कारण डीएनए काफ़ी डिकम्पोज हो चुका है इस एक्सीडेंट वाले केस में। जो 9/11 अटैक हुआ था यूएस के ऊपर, वहाँ पे लोगों का डीएनए कलेक्ट करके आइडेंटिफाई करने में, डीएनए प्रोफाइलिंग करने में 10 महीनों का समय लग गया था। यहाँ पे भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीक्स लग सकते हैं बिफोर द बॉडीज विल बी आइडेंटिफाइड एंड डिलीवर्ड रिस्पेक्टफुली टू द फैमिली मेंबर्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, एफजीडी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए कि कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट होगा अगर, जहाँ पे कोल बर्न किया जा रहा है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, तो वहां से फ्लू गैस निकलता है। फ्लू गैस मतलब एग्जॉस्ट गैस। उस फ्लू गैस के अंदर होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अपार्ट फ्रॉम अदर पोटेंट या हार्मफुल गैसेस, देयर इज वन मोस्ट डेंजरस गैस जिसको कहा जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये फ्लू गैस के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको रिमूव करना अच्छा होता है। उसको रिमूव कर लिया बिफोर रिलीजिंग द रिमेनिंग गैस टू द एटमोस्फेयर, बिकॉज अगर पूरा का पूरा फ्लू गैस रिलीज कर दिया एटमोस्फेयर में तो उसमें SO2 भी एटमोस्फेयर में रिलीज होता है। एंड SO2 व्हेन मिक्सेस विद द मॉइस्चर इन द क्लाउड, देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन दैट सल्फ्यूरिक एसिड कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ acid rain. It can damage our buildings, it can damage our skins, it can have damaging effect on the surrounding plants and animals. तो इस कारण से जो फ्लू गैस रिलीज होता है, उस फ्लू गैस को हमने फ्लू गैस डीसल्फराइज कर देना चाहिए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो उसमें से SO2 को निकाल लेना चाहिए।
SO2 को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसी को कहा जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक। उसमें मेनली क्या किया जाता है कि ये फ्लू गैस को मूव कराया जाता है थ्रू अ स्प्रे टावर, जहां से हम लोग वाटर को मिस्ट फॉर्म में स्प्रे कराते हैं एंड इट brings down SO2 and which SO2 along with water is oxidized in order to release gypsum। जिप्सम का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट वगैरह बनाने में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्लू गैस को डिसल्फराइज भी कर लिया और हमने जिप्सम भी बना लिया। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को सीधा सीधा हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दिया तो वो रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी कर सकता है, इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी कर सकता है, जैसे कि एसिड रेन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लू गैस को रिलीज कराते हैं थ्रू स्प्रे टावर, जो मेनली मिस्ट रिलीज करता है। वो मिस्ट वाटर का होता है, उसमें थोड़े से अल्कलाइन सॉर्बेंट्स भी होते हैं और वो मिल करके फिर बनाता है जिप्सम। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। हाल फिलहाल में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन बार बार न्यूज में है, हो सकता है मेंस में आपसे पूछा जाए। भारत सरकार की एक कमेटी चेयर्ड बाय अजय सूद जी, उन्होंने हाल फिलहाल में रेकमेंड किया इस कमेटी ने कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, उसको रिमूव कर लिया जाए। यानी कि अब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के ऊपर ये कंपल्सन नहीं है कि उनको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक इस्तेमाल करना ही है। ये कंडीशन रिमूव किया जा रहा है एज पर रिमूव किया जाना चाहिए एज पर ए कमिटी चेयर्ड बाय अजय सूद। क्यों? उनका कहना, इस कमेटी का कहना है कि इससे क्या है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो हमारी गर्मी के टाइम में जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको हम लोग मीट कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विल कम डाउन, इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन कंज्यूमर्स ऑल्सो। बट जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि इससे तो एयर क्वालिटी और खराब हो जाएगी। इंडियाज एयर क्वालिटी इज ऑलरेडी वर्स एंड इट विल गो down further, plus it will have negative impact on public health as well. But flue gas desulfurization has been again and again in news। environment segment में या science and segment में इससे आपसे पूछा जा सकता है कि what is flue gas desulfurization। टॉपिक के बेसिस पे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट अबोव ग्राउंड, इट इज मोस्टली अंडरग्राउंड। फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में अगेन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो सेल बनाए हैं उनको सीधा सीधा जो लैंड इंटाइटलमेंट्स हैं उसको अप्रूव करने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तो सीधा प्रश्न था, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सोनल मानसिंह जी से रिलेटेड जो आंसर है वो होगा ओडिशी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।